माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाल करके आए, बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है कि एनडीटीवी का नया विस्तार आपके सानिध्य में हम भोपाल से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से शुरू कर रहे हैं। आप सभी मेहमान जो हैं मौजूद हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, और पूरे दर्शक जो एनडीटीवी के हमको देख रहे हैं, आप सब लोगों का स्वागत और बहुत शुक्रिया, और आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं हमको चाहिए, इसकी आशा। एक एवी देखना है पहले, ठीक है। मैं आगे कुछ बताऊं उसके पहले एक एवी देखना चाहते हैं। ये है एनडीटीवी, भरोसे की जिस अनमोल विरासत को एनडीटीवी नेटवर्क ने सालों से संजो कर रखा है, उसी भरोसे को मिलने जा रही है नई ताकत। अब होने जा रहा है खबरों में आपके भरोसे का विस्तार। चैनल और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके राज्य की खबरें दमदार। एनडीटीवी नेटवर्क गर्व से पेश करता है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ नया रीजनल चैनल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये हमारे एनडीटीवी नेटवर्क के लिए एक झलक आपको दिखाई, और आज सुबह हमारा जो चैनल इस मुबारक दिन पर लॉन्च हुआ है, और ये लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर एक दूसरी आज की शुरुआत देखने के लिए। नमस्कार। एनडीटीवी के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज बड़ा दिन है हमारे लिए। हम लॉन्च कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एक उनका स्पेसिफिक चैनल, जहां पर की लोकल खबरें, वहां की नई आवाज़, नई आकांक्षाओं को आपके सामने लाएंगे। आपको पता है कि एनडीटीवी खबरों की दुनिया में भरोसे का, विश्वास का दूसरा नाम है। इसी प्रकार एक बदलाव ये आया है कि एनडीटीवी की जो अब नई ओनरशिप और नया मैनेजमेंट है, वो एएमजी मीडिया नेटवर्क के पास है, जो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। और आपको ये भी पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, नेशन बिल्डिंग के क्षेत्र में अडानी ग्रुप जो है, ये भरोसे का दूसरा नाम है। ये दो तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे राजनीति में कहा जाता है, बीजेपी कहती है डबल इंजन की सरकार, तो डबल भरोसे की पत्रकारिता हम आपके सामने करके दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे अपनी ओपनिंग रिमार्क चाहेंगे, जो कि अब आप फिर से चुनाव में जा रहे हैं, 4th टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल का कैसा स्वरूप, पत्रकारिता का कैसा स्वरूप आप देखना चाहेंगे, ये भी हम आपसे पूछेंगे। टीम एनडीटीवी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से। और मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने गुलदस्ते का पहला फूल मध्य प्रदेश को दिया है। आपको हृदय से धन्यवाद। मध्य प्रदेश की जनता सीधी, सरल, सहज, शिष्टाचारी और स्नेहमयी है। यह बहुत ममतामयी प्रदेश है। यहां मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीटीवी न केवल खबरें, बल्कि खबरों की दुनिया में केवल खबर वो नहीं होती जो नकारात्मक हो। उसके साथ कई काम समाज में ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से समाज करता है, लोग करते हैं, जो दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं, उनको भी सामने लाने का प्रयास करेगा। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है या मेरा सरकार चलाने का सवाल है, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। हमारी कोई भी योजना जो पिछले 18 साल में मैंने बनाई हो, ये वल्लभ भवन में मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट में बैठ के नहीं बनी। मैं तो जनता के बीच से आता हूं,
जनता की जो तकलीफें बचपन से मैंने देखी है, लाडली लक्ष्मी मेरे मन में कसक थी कि गांव में मैं देखता था बेटा और बेटी के बीच भेद किया जाता था। बेटे का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, मिठाई बांटी जाए, परिवार प्रसन्न हो जाता था। और बेटी अगर पैदा हो गई तो कई बार मां का चेहरा भी उतर जाता था, बिटिया को बोझ मानते थे। और तब जब मैंने एक छोटे से कार्यक्रम में, मैं बहुत छोटा था, जब ये कहा कि नहीं बेटी को भी आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती, तो एक बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात करना बहुत सरल है। बात मेरे दिल में चुभ गई और मुझे लगा कि ये भाषण आसन से बेटियां नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में बहुत अनबैलेंस हो गया था। 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पहली योजना बनाई कन्यादान योजना, जिसमें बेटियों की शादी सरकार करेगी, ये फैसला किया। और फिर मैं अपने अफसरों के साथ बैठा और मैंने कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होगी तो लखपति होगी, बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। उसमें से लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बन गई। किसानों को मैंने देखा था 17-18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, बात चुभती थी, कर्ज चुका नहीं पाते थे, ब्याज के कारण इतना बढ़ जाता था। तब हमने 0% ब्याज पर कर्जा देने की योजना बना ली। एक कार्यक्रम में मैंने बुलाए थे पंचायत, हमने कई पंचायतें बुला के अनेकों तरह की योजनाएं लोगों से पूछी कि क्या बनाए। तो हमने एक वरिष्ठ नागरिकों की, बुजुर्गों की पंचायत बुलाई। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ये रोटी वोटी तो हो जाएगी, लेकिन मरने के पहले तीर्थ तो करवा दे। तो उसमें से बन गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मैंने बहनों को देखा जो गरीब बहनें हैं, कई बार 1500 रुपए के लिए भी बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कह दे माँ किताब दिला दे, माँ फ्राक फट गई नहीं फ्राक दिला दे, माँ मजबूर हो जाती थी, 1000 रुपए की व्यवस्था भी ढंग से नहीं कर पाती थी और उसकी आंखों में कई बार आंसू होते थे। उन आंसुओं को देख के मैंने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो जो योजना बनी वो जनता की जो तकलीफें देखी, समस्याएं देखी, उनमें से निकल के योजनाओं को बनाने का काम हमने किया। मध्य प्रदेश में हम सूखी खेती देखते थे, मन में दर्द होता था, किसान जितना बोता था उतना काट के लाने की स्थिति नहीं होती थी। तब मैं भी अपने खेत में कुएं से पानी देता था और ये सोचता था काश अगर हमारे पास नहर होती या सिंचाई की बड़ी व्यवस्था होती तो हमारे खेत भी फसलों से लहलहा जाते। और तब दिमाग में पैदा हुआ सिंचाई का जुनून और यह तय किया कि मध्य प्रदेश में कोई खेत सूखा नहीं रहने देंगे। और इसलिए हमने सिंचाई की विभिन्न योजनाएं बनाई। 2002 और 3 के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सब ने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी 7.5 लाख हेक्टर में, और आज हम पहुंच गए 47 लाख हेक्टर और अब 65 लाख हेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जनता की समस्याएं देख के, तकलीफें देख के लोगों के कल्याण की योजनाएं बनाने का काम किया। जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा शासन यही होता है। जी बिल्कुल। आपने जो थीम, सबसे बड़ी ओवरआर्चिंग थीम रखी है महिला सशक्तिकरण की, उस पर हम आपसे कुछ और चर्चा करेंगे, दूसरे सवाल भी पूछेंगे। आज जो चैनल लॉन्च हुआ है उसकी एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं, यही आपके लिए उद्घाटन का मौका है। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो देखिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 21 अगस्त है और आज से आपके घरों पर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दस्तक दे रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उगा है एक नया सूरज, ऐसा सूरज जिसकी खबरों की रोशनी इन दोनों ही राज्यों के लोगों की जिंदगी में उजियारा लाने की कोशिश करेगी। चैनल का नाम है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एनडीटीवी यानी भरोसे का दूसरा नाम, और अब इसी भरोसे का विस्तार हो रहा है आपके राज्य में। हिंदुस्तान के दिल में है एनडीटीवी और एनडीटीवी अब हिंदुस्तान के दिल से यानी मध्य प्रदेश से अब एमपी और छत्तीसगढ़ की हर शहर और हर गांव की खबरें हम आप तक लाएंगे। और एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपके काम की हर खबर हम लाएंगे, आपके
मुद्दे उठाएंगे, जटिल खबरों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाएंगे, उन खबरों को समझाएंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खेती किसानों की हम बात करेंगे, उनकी तकलीफें सुनेंगे, उनकी पीड़ा क्या है सुनेंगे। क्योंकि देखिए चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है इस साल और देश जानता है कि चुनाव का मतलब एनडीटीवी। लिहाजा इन दोनों राज्यों में आने वाले चुनावों की सटीक और निष्पक्ष खबरें और एनालिसिस दिखाएंगे। एनडीटीवी छत्तीसगढ़ पर खबरें लोकल होंगी लेकिन अंदाज एकदम ग्लोबल होगा। हम आपकी अपनी बात कहेंगे लेकिन उससे ज्यादा आपकी बात सुनाएंगे, इसलिए हमारा जोर ग्राउंड रिपोर्टर पर होगा। लिहाजा हमने दोनों राज्यों के चप्पे चप्पे पर अपने संवाददाता तैनात किए हैं। और सबसे खास बात यह भी है, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों को बनाने वाली टीम, हमारी टीम बेहद यंग होगी, डायनेमिक होगी, टेक्नोलॉजी एकदम मॉडर्न होगी, खबरें हर वर्ग और समुदाय की होंगी और इन्हें बनाने वाले भी हर वर्ग और समुदाय से होंगे। यानी कि खबरों में डाइवर्सिटी होगी और टीम इंक्लूसिव होगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम एक ऐसा न्यूज चैनल बने जो आपकी उम्मीदों को पूरा करे, आपकी उम्मीद पर खरा उतरे, आपकी उम्मीद बने। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप इन नेटवर्क्स पर देख सकते हैं। एयरटेल पर चैनल नंबर 345 पर देख सकेंगे और डिजियाना पर चैनल नंबर 345 पर देख सकेंगे। ग्रैंड विजन पर चैनल नंबर 331, तो हैथवे पर चैनल नंबर 220, जीटीपीएल एमपी पर चैनल नंबर 214, इसके अलावा डेन पर चैनल नंबर 354, रेड टीवी पर चैनल नंबर 162। तो आज ही केबल ऑपरेटर से कहें कि एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कनेक्शन आपको दें। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ये हमारी एक झलक आपको हमने दिखाई, जो लोग अभी चैनल लाइव नहीं देख रहे होंगे। हालांकि हमारा चैनल अब पूरी तरह से लाइव हो गया है डिजिटल पे और टीवी पे। हमको आप लोग दिल्ली या मुंबई वाले किसी नेटवर्क के लोग मत समझिएगा। हम जो चैनल बना रहे हैं उसमें जो प्रेरणाएं हैं हमारे पास, वो पंडित भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश से, या शरद जोशी, या राजेंद्र माथुर, या बालकवि बैरागी, ऐसी शख्सियतों से प्रेरित है जिसमें भवानी भाई के शब्दों में कहूँ तो सिर्फ एक पंक्ति है जिसके लिए हम पत्रकारिता में हैं और करना चाहते हैं। वो ये है कि मेरे कुछ करने से अगर एक मन भी खिला तो मुझे कितना मिला। यही एनडीटीवी का उद्घोष वाक्य रहेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपने महिला सशक्तिकरण की बात कही। मैं समझता हूं कि आप एक बहुत बड़ी क्रांति से एक कदम दूर हैं अभी भी। आप महिला समानता की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे, लोग किसान के रूप में आपको जानते हैं। इसके पीछे आपने बहुत सोच करके बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये एक बड़ी पहचान बन गई है महिला सशक्तिकरण की जो बात है। मेरा कहना यह है कि महिलाओं के नज़रिए से नीति निर्माण, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, ये सब देखने का वक्त नहीं आ गया है क्या? या हम उनको पैट्रोनाइज करेंगे कि आप हमारे बराबर हो जाओ, या हम नारी प्रधान समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या आप हर चीज़ को महिला के दृष्टिकोण से देखते हैं? आधी आबादी को पूरा न्याय, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और मैंने बताया कि मैं आज से नहीं कर रहा। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मेरी जितनी सामर्थ्य थी मैं गरीब बेटियों की शादी किया करता था अपने मित्रों के साथ मिलकर। यहाँ कई पत्रकार मित्र ऐसे बैठे होंगे जो उन शादियों में गए जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। हम कुछ मित्र इकट्ठे होते थे, पैसे इकट्ठे करते थे और केवल शादी के कारण लोग बेटी को जन्म ना लेने दें, कोख को कत्ल खाना बना दें। ये सच्चाई है। हम सभ्य समाज में बैठे हैं, लेकिन सेक्स रेशियो क्यों अनबैलेंस हुआ? इसलिए कि बेटी को बोझ समझ के जब ऐसे साधन आ गए कि जिनके कारण पता चल जाए कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी है, तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी। ये मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय था, दर्द का विषय था कि ये क्यों होता है। एक ही माँ की कोख से बेटा बेटी दो ही पैदा होते हैं, तो बेटी को बेटे के बराबर दर्जा क्यों नहीं मिलता? उस तकलीफ में से एक के बाद एक योजना निकलती गई और एक जुनून मेरे मन में पैदा हुआ। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें दो, दूसरे गांव जाए तो साइकिल। मैंने बेटी को इसलिए दी कि दूसरे गांव पढ़ने जाए, नहीं तो माँ बाप पढ़ाते नहीं थे गांव में कि कहाँ जाएगी पैदल, छोड़ दो, 8वीं तक पढ़ ली, 5वीं तक पढ़ ली, ठीक है।
गांव की बेटी योजना बनाई, प्रतिभा किरण योजना बनाई, शादी की योजना बनाई। फिर मैंने उस बेबस बहन को भी देखा था जो मजदूरी करती थी और बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी, और बेटा बेटी को या तो घर पे छोड़ देती थी या खेत पे लेके जाती थी, खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। तब मन में ये कसक उठती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को कम से कम महीना भर आराम करने का मौका तो मिल जाए, ये दूध तो पिला ले अपने बच्चे को ठीक से। वो भी नसीब नहीं होता था। तब हमने बनाई थी कि जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे। एक के बाद एक योजना बनती चली गई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, और आगे भी मैं कह रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता रहूंगा, क्योंकि ये सच्चाई है, तकलीफ देह सच्चाई है कि नारी और पुरुष की समानता, स्त्री और पुरुष की समानता आज भी नहीं है। कई चीजें महिलाएं भुगतती है, उसको बराबरी के स्तर पर लाना ये मेरा मिशन है। बिल्कुल। इसके अलावा पिछले दिनों में आपने जो बातें कही हैं उसमें सबसे पावरफुल थीम है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में काम भी हुआ है और कुछ चिंता का विषय भी है। जैसे कि पर कैपिटा इनकम तो बहुत बढ़ी है आपके कार्यकाल में, लेकिन पर कैपिटा डेट, टू कोट दिग्विजय सिंह जी, कि पर कैपिटा डेट भी उसी तरीके से बढ़ा है, या इसी प्रकार से लोगों को सहायता मिल रही है, लोक कल्याण की स्कीमें तो मिल रही हैं, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि अपने आप जॉब क्रिएट हो रहे हों, रोजगार हो, ताकि इंसान अपने आप को मदद से नहीं अपनी कमाई से सस्टेन कर पाए, उसमें कुछ गैप्स हैं। मैं मध्य प्रदेश की अगर आप पूरी कहानी देखें तो 2002 और 3 में मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का आकार था कुल मिला के 71,000 करोड़। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल हो गया ये 13.5 लाख करोड़, और इस बार 15 लाख करोड़ को हम टच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 11-12 हजार रुपया थी केवल, आज बढ़ के 1,40,000 रुपया हुई है। मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है वो आश्चर्यजनक है। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर जो कभी 2-3% हुआ करती थी, और 2-3% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को दुनिया बहुत आइडियल मानती है, लेकिन मध्य प्रदेश ने लगातार 18+ की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हासिल की कई वर्षों तक, और कृषि कर्मण अवार्ड हम जब यूपीए की सरकार थी तब भी प्राप्त करते रहे। हम लगातार, अगर आप देखें देश की जीएसडीपी में, पहले हमारा योगदान था 3.6% मध्य प्रदेश का, आज बढ़ के हो गया 4.8%। मतलब कंपेरेटिवली हम ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं। जहाँ तक कर्ज का सवाल है, हम सब जानते हैं, मैं विद्वान हमारे मित्र पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के कुछ मापदंड होते हैं। जीएसडीपी के 3% तक आप कर्ज ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। हम उस सीमा के अंदर सदैव रहे हैं। अब हमारी क्षमता है, हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है। कर्ज लेना तो दरअसल बढ़ती हुई इकोनॉमी का परिचय है, और उसको लेके आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने पैसा लेके सड़कों का जाल बिछाया। मैंने सिंचाई की बात की, बिजली की मैंने बात की। सड़कें टूटी फूटी मध्य प्रदेश में हुआ करती थी 60,000 किलोमीटर, आज 5,10,000 किलोमीटर सड़कें शानदार बना के हमने दे दी। बिजली का उत्पादन कुल मिला के था 5,000 मेगावाट, आज 29,000 मेगावाट बिजली हमने बना के दे दी। सिंचाई की बात मैंने आपको बताई ही। इंफ्रा के क्षेत्र में लगातार जो काम हो रहे हैं, सीएम राज स्कूल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेट्रो रेल आ रही है, हाईवेज बन रहे, एक्सप्रेस वेज बन रहे, अलग अलग तरह के निर्माण के काम हो रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मध्य प्रदेश का, जो तब जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2-2.5 हजार करोड़ रुपया हुआ करता था, उसको बढ़ा के इस साल हम 56,000 करोड़ के पार ले गए। हमने लाडली बहना योजना भी बनाई, 1,000 रुपया बहनों के खाते में डाल रहा हूं, और उसको बढ़ाऊंगा भी, क्योंकि वो मेरा मिशन है। लेकिन हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और ज्यादा बढ़ाया। ऐसा नहीं कि हमने निर्माण के काम रोक दिया और कह दिया आप कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ करेंगे नहीं, खजाना खाली है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लगातार बढ़ाया ताकि जॉब्स भी क्रिएट हो सकें। और दूसरी तरफ आपने नौजवानों को रोजगार की बात कही, 4 मोर्चों पे हम काम कर रहे हैं। नंबर 1 सरकारी नौकरियां, उसकी सीमा होती है, लेकिन 1 लाख भर्तियों का अभियान हमारा चल रहा है। 53,000 हो चुकी है, बाकी की परीक्षाएं जारी है, वो हम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद 50,000 हम फिर निकाल लेंगे। नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने कई तरह की योजना बनाई। प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से लेकर मुद्रा लोन की योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाएं, हर महीने
हम 3 लाख बेटे बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन देते हैं, जिसमें गारंटी भी कई की सरकार लेती है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है, और ये मिल रहा है प्रैक्टिकली। महीने में एक दिन रोजगार दिवस होता है, मैं खुद जाता हूं और वो लोन सारे बैंक देते हैं। बाकी फॉर्मेलिटीज भी हम पूरी करते हैं। नंबर 3, हमने जो निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 24% है। पहले कभी 1-2% हुआ करती थी, 24% निवेश मध्य प्रदेश में लगातार आ रहा है, उसके कारण भी रोजगार मिल रहा है। और चौथी चीज, हमने एक चीज बताई, देखिए एक बड़ा लोक लुभावन नारा है, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। नौजवानों को क्यों मूर्ख बनाते ये कहने वाले? क्योंकि बनाते भी है बेरोजगारी भत्ता देने की योजना, तो इतने बैरियर्स लगा देते हैं कि मिले ही नहीं उसको। कितने राज्यों ने कितने बच्चों को दिया बेरोजगारी भत्ता, कोई बता दे जो बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं। अरे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। ये 1000-2000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता काम आएगा क्या? और इसलिए हमने तय किया कि हम मध्य प्रदेश में 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च कर रहे हैं। बच्चे हमारे जिन्हें 12th पास किया है या ITI किया है या ग्रेजुएशन किया है और जो जॉब्स चाहते हैं, वो अलग अलग कंपनीज, वो हमारे प्रदेश की भी होगी और देश की भी होगी, वहां वो जॉब सिलेक्ट करेंगे। कंपनियों को हमने पोर्टल पे ले लिया है, वो वैकेंसीज क्रिएट कर रही है। एक तरफ बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और बच्चे वहां काम सीखने जाएंगे। एक प्रकार की मैच मेकिंग। हाँ, मैच मेकिंग है, उनको जरूरत है, हमारे बच्चे जाएंगे। देखिए एक बड़ी विचित्र स्थिति देश में, एक तरफ तो स्किल्ड मैन पावर की कमी है, कई कामों के लिए आपको लोग नहीं मिलते, बच्चे नहीं मिलते, और दूसरी तरफ रोजगार की कमी, हम दोनों को मिला रहे हैं। बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले हम जिनने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, उनको 8,000 रुपया महीना देंगे। जो और उच्च शिक्षित है उनको 10,000 रुपया महीना देंगे। वो काम सीखेंगे और काम सीखने के बाद जब उनके हाथों में हुनर होगा तो उनको परमानेंट जॉब मिल जाएगा। ये सीखो और कमाओ योजना ये अभी हम कल ही शाम को लॉन्च कर रहे हैं। जी, ये बात तो है कि आप लोगों की योजनाओं में एक तर्क होता है और आर्थिक तर्क संगत उसको कैसे बनाया जाए देखा जाता है। लेकिन ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आप लोगों की ओनरशिप थी, अब उसको चैलेंज तो आ गया है। विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि और ज़्यादा गारंटी और ज़्यादा बेनिफिट दे करके कैसे वोट ले लें। ये चैलेंज है आपके लिए। लेकिन दूसरा पक्ष भी इसका सही है कि आप उनको कहते हैं रेवड़ी, फ्री बीज, लेकिन आप उसको लोक कल्याण कहते हैं। नाम का फर्क है, आप भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, हम जो करते हैं केवल वोट बटोरने के लिए नहीं करते हैं। अगर हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो 2006 में बनाई, तब कोई वोट नहीं था। साइकिल दी हमने 2007 में दी, तब कोई चुनाव नहीं था। हमने तीर दर्शन योजना बनाई, कोई चुनाव नहीं था। हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं लगातार साल भर बनाते हैं, बातचीत करके जो जरूरत देखते हैं उसकी। वोट लेने के लिए हम कुछ भी दे देंगे, सारी चीजें फ्री बांट देंगे, उसको आप फ्री बीज कह सकते हैं। लेकिन लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख के तर्क संगत तरीके से अगर कोई योजना बनाते हैं तो वो उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। जी, अब थोड़े से पॉलिटिकल प्रश्न लेना चाहूँगा आपसे समय की मर्यादा को देखते हुए। वो ये है कि इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश का खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले लोकसभा की कमेंट्री, नैरेटिव सब सेट हो जाए, उसके लिए मध्य प्रदेश में आपका फिर से सफल होना, जो कि 20 से 25 साल का कार्यकाल जिसको आप एम कर रहे हैं, वो बड़ा ज़रूरी होगा। और जाहिर है कि इतनी जब 4 बार की इनकम्बेंसी हो तो थोड़ा सा आप फटीग फैक्टर कह लें, बदलाव की इच्छा कह लें, नाराज़गी नहीं होने के बावजूद ये नेचुरल प्रोसेस है। ऐसी क्या बात है जो आप कहेंगे लोगों को और आपको लोग दम लगा करके वोट देंगे और ऐसा नहीं कि बहुमत के थोड़ा नीचे छोड़ दें? संजय जी, मैं यहाँ से जाऊँगा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने 5,800 को, और उसके बाद मैं सीधे जा रहा हूँ पिछौर। मेरी NDTV से प्रार्थना है कि पिछौर के मेरे कार्यक्रम को लाइव देख लें, आपको अंदाज हो जाएगा कि मैदान में स्थितियां क्या है। ये कमरों में बैठ के, दिल्ली और भोपाल के कमरों में बैठ के कुछ लोग बात करते रहे एंटी इनकम्बेंसी और फलाना और ढिमका, अटीक और फटीक, इसकी मुझे चिंता नहीं है। आज तो मेरे पिछौर का कार्यक्रम आप देख लो, आप अंदाज लगा लोगे। बिल्कुल। इस बार एक और चीज़ें हुई, आपके यहाँ स्थापित तरीके हैं कि उम्मीदवार कब घोषित होंगे, कैसे होंगे। अभी चुनाव का ऐलान बाकायदा हुआ नहीं और मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवार घोषित हो गए। इसका हम क्या मतलब निकालें? मतलब साफ है,
हम रिकॉर्ड बहुमत बना के सरकार बनाना चाहते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तैयारी हमारी परफेक्ट है, वो कहते हैं उसके पहले हम कर देते हैं। बिल्कुल। मेरा एक सुझाव है आपके लिए। मुझे लगता है कमलनाथ जी पर आपको एक मुकदमा करना चाहिए। वो इसलिए कि वो आपके प्रतीकों का, बजरंगबली का भक्त बता के अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद गदा लेकर के घूम रहे हैं। यू शुड ऑब्जेक्ट टू इट। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं कि जो राम का नाम लेने से डरते थे वो आज रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ये भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी जो हिंदू का नाम लेते ही डरते थे कि लोग कहेंगे बड़ा संकीर्ण है, अब वो हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्ला रहे हैं और मुख्य धारा में आके मिले हैं। ये जनता ने करके दिखा दिया। इसलिए हाथ में त्रिशूल भी होता है, अब डमरू भी होता है, माला भी होती है और ओम नमः शिवाय का जाप भी लोग कर रहे हैं। हम तो इससे आनंदित और प्रसन्न हैं। हम तो पहले से ही करते चले आ रहे हैं। तो आप ये कैसे कहेंगे कि भाई ये कार्बन कॉपी है, इधर ही रहना? नहीं, मैं तो चाहता हूं ये सर्वव्यापी हो। इसमें क्या दिक्कत है? ये उस समय वोट के लालच में डरते थे कि अगर हिंदू की बात करेंगे तो क्या है, बड़ा संकीर्ण है, हिंदू हिंदू कर रहा है। अब उनकी आंखें खुल गई है और ये चमत्कार हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल, हमारे परंपराएं, हमारा दर्शन, हमारे महापुरुष। अब ये वो देश है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये वो धरती है, संयुक्त राष्ट्र संघ तो बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसने कहा कि नहीं पूरी दुनिया में युद्ध ना हो। लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचे सामुदार चरता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। अरे हम तो बरसों से कहते चले आ रहे हैं, जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु, सिया राम मैं सब जग जानी। ये मूल है और इसको अगर कोई स्वीकार कर ले तो ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन केवल चुनाव के लिए स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। मेरी आपसे एक पर्सनल शिकायत है सर, और वो ये है कि आपका जो स्वाभाविक बरसों बरस से लोकसभा की तकरीर से लेके अब जब आप राज्य चला रहे हैं तो सारी जनता कहती है कि आप बहुत ही मनमोहक, मृदुभाषी, साइकिल वाले मामा हैं। आपको ये बुलडोजर बाबा बनने का क्या शौक चढ़ा? मैं आपको बताऊं, मैं 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बना, तब मध्य प्रदेश में 3 समस्याएं थी। एक, डकैतों का आतंक था। ग्वालियर चंबल में बॉलीवुड में फिल्में बनती थी हर साल, चंबल की कसम और पता नहीं कौन कौन सी, डाकू सुल्ताना। हमने उस समय कहा था कि मध्य प्रदेश, मैंने ग्वालियर जाके बैठक की थी, अगर पत्रकार मित्रों को याद हो, ग्वालियर बैठ के जाके मैंने बैठक की थी और मैंने कहा था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। साल भर के अंदर सारे डकैतों के ग्रोह समाप्त कर दिए, एक डकैतों का ग्रोह नहीं बचा। और बचते इसलिए थे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी उनको मिलता था। पूरी तरह से डकैत समाप्त हो गए। हमने नक्सलवाद को सीमित कर दिया, बालाघाट के आगे नहीं बढ़ पाया। एक जमाना था 2003 के पहले, जब एक सिटिंग मिनिस्टर थे, उनकी गर्दन काट के नक्सलवादी ले गए थे। वो जमाना भी था। सिमी के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। तो सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर, ये हमारा ध्येय वाक्य है। जनता के लिए तो फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन डाकुओं का क्या करेंगे, नक्सलियों का क्या करेंगे, अपराधियों का क्या करेंगे, माफियाओं का क्या करेंगे? अगर कोई दुराचार करता है किसी बेटी के साथ तो क्या उसको फांसी का फंदा उसके गले में नहीं डलना चाहिए? मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने तय किया कि ऐसे दुराचारी को फांसी की सजा मिलेगी, कानून बनाया हमने, और बुलडोजर भी चलेगा। इसमें दिक्कत क्या है? जो अपराधी है उनके ऊपर चलता है। जी। अब एक दो आखिरी सवाल और आपसे, जिसमें कि जाहिर है कि ये पत्रकारी ये जिज्ञासा है, वो ये कि सभी पार्टियां इंटरनल सर्वे वगैरह कराती हैं, तो ज़रा ये अंदाज दे सकें कि इस बार के चुनाव में आपको कितनी सीटें मिलेंगी? आपका इंटरनल सर्वे क्या बता रहा है? मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अब तक के सारे रिकॉर्डों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी
ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी। और ये मैं केवल यहाँ बैठ कर नहीं कह रहा हूं, ये मैं तो 24 घंटे जनता ही में रहता हूं, अब भी जनता ही में जा रहा हूं। जनता के प्यार, स्नेह और समर्थन के आधार पर कह रहा हूं। तो एक और तरीका होता है बीजेपी का, वो होता है कि वोट कटवाने का। क्या मैं आपसे ये आशा कर सकता हूं कि आपको हैदराबाद वाले जो साहब हैं, ओवैसी साहब, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यूपी से लाडली बहना मायावती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कांग्रेस का वोट काटें और आपका वोट शेयर बचा लें? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो गलवैयां डाल के साथ साथ है। पहले भले एक दूसरे को गाली देते हो, लेकिन अब मोदी जी के समर्थन की जो लहर देख रहे हैं, तो विरोधी विचारों वाले भी गलवैयां डाल के साथ साथ घूम रहे हैं। तो ये तो वो विचार करें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव सॉरी, इस पे मैं थोड़ा सा एक फैक्ट, सिर्फ गुजरात में गलबहियां इनके साथ है, लेकिन डैमेज कांग्रेस को किया आम आदमी पार्टी ने गुजरात के चुनाव में। अब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सोचे, भारतीय जनता पार्टी विकास और जनता के कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। हमने जो काम किया है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल। आपका व्यस्त कार्यक्रम है, इसलिए हम ज़्यादा समय आप दे नहीं पा रहे हैं, वरना हमारे पास सवालों की लिस्ट तो लंबी थी। नहीं, अब तो एनडीटीवी यहाँ परमानेंट है, तो मिलते रहेंगे बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। अब एनडीटीवी हमारे तरफ से आपको यही बताना है कि हम सचमुच रीजनल चैनल के जो तौर तरीके हैं कवरेज के, उसको बहुत बड़े पैमाने पर बदलना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ही एक नया पॉजिटिव सकारात्मक तरीका क्या हो सकता है जर्नलिज्म का, जिसमें जन रुचि और जनहित, सिर्फ ये दो शब्द हमारे दिमाग में रहेंगे कि इसके लिए काम करना है। आपका बहुत शुक्रिया और आपको अगली चुनावी सफलता के लिए हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। पूरी टीम एनडीटीवी को मैं स्वागत भी करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी मित्रों को। कभी कभी क्रिटिसाइज करेंगे तो डांट तो नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर।